डियर स्टूडेंट्स, आज पूरी दुनिया मानो थम सी गई है, जिसका आपको कारण भी पता है कि वर्तमान समय में एक वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे हमारा देश यानी भारत भी अछूता नहीं है। हमारे देश में भी ये वायरस, ये बीमारी बहुत तेजी से अपना पांव पसार रहा है। महामारी से बचने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एक दूसरे से जितना संभव हो सके दूर रहें। इसलिए वर्तमान में सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है ताकि हम अपने घरों में रहें। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सब कुछ बंद है, जिस वजह से मैं भी अपने स्टूडेंट से नहीं मिल पा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अपने घर पे होंगे, ठीक से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अंजाम दे सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है, इस वायरस का प्रकोप अभी रुका नहीं है, अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आप घर पे रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इस वजह से हमने आपसे रूबरू होने का ये तरीका अपनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से रेगुलर आपसे मिलने का मुझे मौका मिलेगा। मैं काफ़ी दिनों से एब्सेंट था, लेकिन अब रेगुलर आपसे मिलने का मुझे मौका मिलेगा। तो आज एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग समझेंगे कि आखिर होता क्या है ये। मैं एनसीईआरटी का हर एक लाइन एक्सप्लेन करता हूं। यदि आप थोड़ा सा गौर से समझेंगे तो आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि जो ना समझ में आए। और फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज, कॉल आते हैं पर डे, जिनका मैं रेगुलर सॉल्यूशन कर पाता हूं। हाँ, कई बार नहीं कर पाता हूं या लेट होता है मुझे, है ना। खैर, इस वजह से आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। आपको जब भी मौका मिलेगा आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मैं पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और हम लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझते हैं। कह रहा है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक निश्चित समय तक ही क्या कर सकता है कि जिंदा रह सकता है ना। और दूसरी बात समझते हैं हम लोग कि कैरेक्ट द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। यानी कि सीधे सीधे समझना है कि बर्थ से ले करके और उसके डेथ के बीच का जो समय है, उसी को हम लोग लाइफ स्पैन के नाम से जानते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन द फिगर, है ना। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन दिए गए हैं। तो हम लोग उसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, कह रहे कि सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर द ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन, है ना। कई सारे अन्य ऑर्गेनिजम्स के भी उसमें फिगर ड्रॉ किए गए हैं, जिनका लाइफ स्पैन आपको लिखना है। सीधे सीधे कहा जाए, लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल, ठीक है। दूसरी बात देखें
कि उसका हम लोगों को नाम लिखना होगा और उसका लाइफ स्पॉन लिखना होगा। आगे समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि एग्जामिन द लाइफ स्पॉन ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द फिगर, है ना, यानी कि उस फिगर में दिया हुआ है, आपको दिखाएंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1.1 फिगर दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be short as the few days or as long as the few thousand year? यानी कि कह रहा है कि यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पॉन है वो क्या हो सकता है कि वो फ्यू डेज का हो सकता है, कुछ दिनों का हो सकता है, या कुछ हजार सालों का हो सकता है ना। इतना डिफरेंस है। किसी का जीवन काल बहुत ही छोटा हो सकता है, एक दिन का हो सकता है, कईयों का तो हजारों हजार साल हो सकता है, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि between these two extremes are the lifespan of the most other living organism। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होता है इन्हीं के बीच में होता है। या तो बहुत ज़्यादा अधिक हो सकता है या तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए उनकी लाइफ स्पान होती है। आगे और भी समझते हैं। You may note that the lifespan of the organism are not necessarily correlated with their size। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पॉन जो है उसके साइज से कोई रिलेशन नहीं रखता है ना। यानी कि कोई जीव बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ स्पान भी बहुत बड़ी होगी, इससे कोई उसका ताल्लुकात नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। द साइज ऑफ द क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट एट देयर लाइफ स्पान, सो ए वाइड डिफरेंस। यानी कि आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है कि जो क्रो होता है और पैरट होता है इनकी साइज में कोई डिफरेंसेस नहीं है, यानी ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, इनकी लाइफ स्पॉन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, वाइड डिफरेंसेस है ना। यानी कि इनका जीवन काल बिल्कुल ही अलग है, एक का छोटा होगा, एक का बहुत ज़्यादा बड़ा होगा उससे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to the people tree। अच्छा, आपको पता है कि एक मैंगो ट्री है, एक पीपल ट्री है, दोनों में से क्या होता है कि मैंगो ट्री का लाइफ स्पान बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू पीपल ट्री। पीपल के पेड़ के जीवन काल की तुलना में आम के पेड़ का जीवन काल छोटा होता है। दूसरी बात समझते हैं। वॉट एवर बी द लाइफ स्पॉन, डेथ ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टेनिटी, दैट इज नो इंडिविजुअल इज द इमोर्टल। यानी कि अब एक बात और समझते हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि लिविंग बींग्स होंगे, वो सारे इमोर्टल है। मैंने अंडरलाइन किया हुआ, आप देख सकते हैं। इमोर्टल का मतलब होता है कि कोई भी अमर नहीं है। इमोर्टल मीन्स अमर। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। आप कोई नाम बता सकते हैं क्या कि जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म मरता ही ना हो? नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, यानी कि कोई भी अमर नहीं है, इसीलिए तो कहा जाता है मैन इज मोर्टल,
यानी कि मनुष्य जो है नश्वर है। इस बात का है ना हमें भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। इसलिए थोड़ा से अच्छे और बुरे कामों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना, ताकि हमारी शरीर भी नश्वर है, मैन भी मोर्टल है, तो हमें कुछ अच्छे काम करने चाहिए जिससे हमें लॉन्ग समय तक याद रखा जा सके, है ना। आगे चलते हैं। आपको ये याद रखना है कि नो इंडिविजुअल इज मोर्टल, है ना, लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। कह रहा है कि एक्सेप्ट, अब ये लाइन देखें, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो सकते हैं, अमर हो सकते हैं, है ना। मैंने क्या कहा कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है, फिर भी क्या हो सकता है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो इमोर्टल हो सकते हैं। दूसरी बात समझते हैं, वाई डू वी से देर इज नो नेचुरल डेथ ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है उनका नेचुरल डेथ नहीं होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म के बाद ग्रोन अप होते हैं, उसके बाद एक निश्चित अवधि के बाद मनुष्य 60, 70, 80 जितने सालों के बाद उसकी एक निश्चित अवधि है, उसके बाद उसकी डेथ सुनिश्चित है ना। लेकिन यहां कह रहा है कि नो नेचुरल डेथ इन द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ नहीं होती है ना, यानी कि उनकी स्वाभाविक मृत्यु निश्चित नहीं है, स्वाभाविक मृत्यु होती ही नहीं है। और चीज पढ़ते हैं, गिवन दिस रियलिटी, है ना, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ फॉर द सेवरल थाउजेंड ऑफ द ईयर। अच्छा, इस बात से आपको थोड़ा सा आश्चर्य भी होता होगा कि इसका मतलब कि उतने दिनों से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, क्योंकि वो मरते ही नहीं है। और जब मरते ही नहीं है तो आप सोचिए आज तक उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो आपको इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो उनकी संख्या कितनी बड़ी हो सकती है। अब देखें, कह रहा है कि देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कॉन्टिन्यूटी, है ना, यानी कि क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना, ये निरंतरता बनी रहे, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ना, अपनी पीछे जनरेशंस को छोड़ के जाता है, अपनी ऑफस्प्रिंग को छोड़ देता है ना। जैसे ही एक ऑर्गेनिज्म डेड करेगा उसके पीछे उसकी जनरेशन लगी रहती है ना, उसकी संतानें लगी रहती हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं बताओ, तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सीधा सीधा अब समझ में आया है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने जैसा ही संतान उत्पन्न करे, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। अच्छा, एक बात समझो, यदि आज ये रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या होता, है ना, कोई बता सकता है क्या? यदि ये रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आज जो भारत की आबादी है ना लगभग 130 करोड़ है, ठीक है, वो आबादी उतनी नहीं होती, आबादी बड़ी ही नहीं होती, ठीक है। इसलिए लाइफ को चलाने के लिए, जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, है ना, रिप्रोडक्शन की आवश्यकता है। आप समझ सकते हैं कितना जरूरी काम है। इसी के बारे में हम लोग आगे पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। तो अब आप देखें
मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा था, है ना, अब वो आप देख सकते हैं कि आपको लिखना है। आपका ये होमवर्क है, आप पता करेंगे कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका लाइफ स्पॉन क्या होता है, यानी कि जीवन काल क्या होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पॉन होता है 1 to 2 वीक होता है, 1 से 2 वीक होता है ना। और क्रो का जो होता है 15 ईयर होता है ना। कौवे का तो 15 साल तक होता है, ठीक है। उसी तरह से आपके नीचे दे रखा है ये कि पैरोट, और पैरोट का जो होता है लाइफ स्पॉन वो 140 ईयर है। थोड़ा सा आपको आश्चर्य होने की आपको आश्चर्य होता होगा कि एक पैरोट का जो लाइफ स्पॉन है 140 ईयर है ना। ठीक है, तो आपको मैंने 3 चीजों का बताया, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक, क्रो का 15 ईयर। अच्छा, एक बात और भी मैं डिस्कस कर रहा था पहले कि साइज से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। उसकी साइज का उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। आप देख भी सकते हैं, ये क्रो है, ये पैरट है, दोनों की साइज लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है ना। इनसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि आपकी एनसीईआरटी में एलिफेंट का भी दे रखा है ना, डॉग का भी दे रखा है, रोज का भी दे रखा है। तो आप जिन चीजों का नहीं दिया है आपकी बुक में, है ना, यू विल ट्राई टू फाइंड। ओके, नाउ अब आपके बुक में यानी कि एनसीईआरटी में बनाना ट्री का भी दिया है, काऊ का भी लाइफ स्पॉन दिया है ना, फ्रूट फ्लाई, क्रोकोडाइल, इन सब का दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इन सब के बारे में पता करेंगे कि इनका लाइफ स्पान कितना होता है। एक बात समझे तो क्यों नहीं मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, क्योंकि यदि मैं लिख दूंगा तो आपको आसानी से याद नहीं रहेगा, है ना। आप आसानी से याद कर लेंगे और जल्दी ही भूल जाएंगे। इसलिए ये आपका होमवर्क है कि आप जिन ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पान नहीं दिया हुआ है तो आप उसको पता करेंगे, है ना, और उसके नीचे खुद से लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, है ना। अच्छा, कहाँ से पता करेंगे? तो गूगल करेंगे, है ना। लाइफ स्पान ऑफ हॉर्स, लाइफ स्पान ऑफ बनियान ट्री, ऐसे लिखेंगे गूगल में तो आपको ये सारा बताएगा। और जब बताएगा तो आपको ये सारा याद हो जाएगा। आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा पूरे तरह से। और एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको याद करना कितना अहम है, आप समझ रहे हैं ना। बोर्ड की दृष्टि में तो ठीक है, साथ ही साथ नीट के, है ना, मतलब 95% क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी की हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं इसलिए एनसीईआरटी की हर लाइन को एक्सप्लेन करता हूं, है ना। दूसरी बात, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो दिखने में इतना छोटा है उसकी जो लाइफ स्पॉन है ना वो 60 ईयर है ना। ठीक है, उसके बाद और टर्टवाइज ने तो हद कर दिया, इसकी जो लाइफ स्पान है वो 100 to 150 ईयर हो सकता है ना। आप क्यों नहीं समझते हैं कि मतलब किसी छोटे या बड़े ऑर्गेनिज्म का, उसकी साइज का, है ना, उसकी लाइफ स्पान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी का आप खुद से सर्च करेंगे, है ना, और अपनी बुक में नोट करेंगे। ठीक है, और मुझे भी बताएंगे कि मतलब क्या हुआ है। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखे। हाँ, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। अब आ गया रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। कह रहा है कि रिप्रोडक्शन, हाँ, मेरा पेन थोड़ा नहीं चल रहा है, हाँ, कई बार चलता नहीं है।
खैर घबराने की जरूरत नहीं है, लिखना मुझे है ना। नॉर्मल पेन तो है नहीं, इधर से उधर भी हो जाता है। 1 मिनट। हाँ, कमाल का पेन है भाई। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस या ऑफस्प्रिंग। यानी कि कह रहा है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है क्या करता है, यंग वंस देता है या ऑफस्प्रिंग को जनरेट करता है ना। अब देखिए, सिमिलर टू इटसेल्फ, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अपने जैसा ही संतान उत्पन्न करता है, यंग वंस या ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करता है। और एक बात ये अहम है, सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना। आपने देखा है क्या कभी मनुष्य का बच्चा मनुष्य ना होकर कोई अन्य जंतु हो जाए, अन्य एनिमल्स हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग का जो चाइल्ड होगा, बेबी होगा, वो ऑलवेज ह्यूमन बीइंग ही होगा। इसीलिए लिखा हुआ है सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, आगे चलते हैं। द ऑफस्प्रिंग ग्रो। अब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जो होता है ग्रो करता है, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये भी समझने की बात है कि जो बच्चा है ना, जो जन्म लिया, वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है और उसके बाद खुद भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो भी बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, मजेदार है ना। अब देखो, यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी जो जातियों की कंटिन्यूटी बनी हुई है, स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी है, ये ब्रेक हो जाती है ना। और यहाँ से धरती से ह्यूमन बीइंग समाप्त हो जाता है, या अन्य तरह के जो आपके स्पीसीज दिखते हैं ये खत्म हो जाते हैं, है ना। अब देखो, आगे चलते हैं। ठीक है, और thus देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक साइकिल चलती है, किसकी, बर्थ की, ग्रोथ की और डेथ की, है ना। सीधे सीधे समझना है, हम लोगों का भी तो यही हाल है, इसी साइकिल के अंदर रहते हैं। हमारा बर्थ होता है, हम ग्रो करते हैं, उसके बाद डेथ होती है हमारी। तो क्या है, एक पूरी तरह से एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइकिल चलता रहता है ना। दूसरी बात कह रहा है, रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कि रिप्रोडक्शन ही ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें क्या हो सकता है कि लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है ना। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बने रहने का कारण क्या है, तो आपको बताया जाए कि रिप्रोडक्शन ही ऐसा है जिसकी वजह से लाइफ का, है ना, कंटिन्यूटी बनी रहती है। दूसरी चीज देखते हैं, है ना। यू विल स्टडी लेटर इन द चैप्टर 5, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना, हाउ जेनेटिक वेरिएशंस इज क्रिएटेड, ठीक है, एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। अच्छा, आपको एक और चैप्टर पढ़ना है ना, जिसमें आप क्या करेंगे, कैसे कोई वेरिएशंस होता है ना, और कैसे एक जनरेशन से जो कैरेक्टर होते हैं दूसरी जनरेशन में जाते हैं, है ना। लाइन को समझे पहले। कह रहा है कि कैसे हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड, है ना। यानी कि हम लोग क्या होते हैं, मनुष्य का बेबी जो होता है मनुष्य ही होता है, ह्यूमन बीइंग ही होता है, लेकिन उसके बाद भी हर बच्चा अपने माँ बाप से थोड़ा सा डिफर है। इसी को कहते हैं हम लोग जेनेटिक वेरिएशन, है ना। ठीक है, हम अपने माँ बाप को देखेंगे तो उनसे हम डिफर है ना, उनकी रूप, रंग, आकार, प्रकार, यहाँ तक कि हमारे बिहेव में उनके बिहेव में जरूर थोड़ा मोड़ा अंतर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। ये कैसे होता है ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको,
है ना। आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। और एक बात कह रहा है कि इनहेरिटेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, और कैसे ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, है ना। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, और रिप्रोडक्शन वाला इनहेरिटेंस वाला आगे पढ़ेंगे 5th नंबर चैप्टर में। ठीक है, अब देखें, कह रहा है कि देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म, है ना। यानी कि क्या होता है, यहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, लार्ज डाइवर्सिटी है, लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, यानी कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लार्ज डाइवर्सिटी है। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि देखो, डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्न प्रकार के, है ना, हर चीज एक दूसरे से अलग, उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि देयर इज द अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, है ना, एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इट ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई, है ना, एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। यानी कि क्या है कि इस बायोलॉजिकल संसार में, है ना, बायोलॉजिकल जो वर्ल्ड है, इसमें क्या है, इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। और इसके लिए एक बात है कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, जिस वजह से हर ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लाई होने का जो मैकेनिज्म है वो अलग है ना। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने का जो मैकेनिज्म है वो अलग है ना। अब आपको पता ही है कि मनुष्य में बच्चे का जन्म कैसे होता है ना, गुलाब के फूल में कैसे होता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो वही कह रहा है कि क्या है कि बहुत सारी विविधता है, डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी के बाद हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उसमें रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है वो बदलता है। ठीक है, आगे देखें, द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, है ना, जो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट होगा एक तरह से। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट देखा जाए तो उसके बाद इंटरनल फिजियोलॉजी, उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी कैसे चलती है, फिजियोलॉजी का मतलब अंदर की प्रोसेस कैसे होती है सारी, एंड सेवरल अदर फैक्टर आर द कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसके लिए कई सारे फैक्टर हैं कि वो रहता कहाँ है, हैबिटेट यानी कि उसका क्या है, उसके बाद उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी कैसी है ना, कैसे उसकी बॉडी की क्रियाकलापें होती हैं, उसके बाद और भी सारे फैक्टर्स हैं जो मिल करके, है ना, रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। आगे देखिए, बेस्ड ऑन वीदर, ठीक है, देयर इज ए पार्टिसिपेशन ऑफ द वन ऑर्गेनिज्म और द टू इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन, है ना। मजेदार बात ये है कि अब एक चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि रिप्रोडक्शन में कितने ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन हो रहा है, कितने ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन हो रहा है, भाग ले रहे हैं, है ना। इसके आधार पे रिप्रोडक्शन जो है वो क्या हो सकता है, 2 टाइप्स का हो सकता है ना। यानी कि किसी रिप्रोडक्शन में कितने ऑर्गेनिज्म भाग ले रहे हैं, उसके आधार पे हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को 2 भागों में बांटा है ना। देखते हैं, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय द सिंगल पेरेंट, यानी कि सिंगल पेरेंट के द्वारा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिया जाए, है ना, ठीक है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट, है ना, ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि क्या हो कि कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म हो, वह ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे और किसी भी तरह का गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, एक बार और भी समझाता हूं मैं, ठीक है।
अब आप लोगों ने गुलाब का जो फूल है उसको देखा होगा। अच्छा, उसकी कैसे प्रोडक्शन होती है पता है? ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है, मैं बताता हूँ। तो गुलाब की एक ट्विक्स को हम लोग काट लेते हैं और काट करके सॉइल में लगा देते हैं, जिससे नया है ना रोज प्लांट बन जाता है। तो क्या हुआ, आपने देखा कि केवल एक ही है ना रोज का प्लांट था, उसी में से हमने लगा दिया। क्या वहां पे दो ऑर्गेनिज्म ने भाग लिया? क्या मेल और फीमेल ने भाग लिया क्या? नो, है ना, कोई मेल और फीमेल नहीं होता है। आपने एक रोज की ट्विक्स को लगा दिया और इस तरह से क्या हुआ, उससे नया प्लांट बन जाता है ना। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होगा, है ना, उसको कहते हैं एसेक्सुअल, यानी कि किसी भी तरह की सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। मेल या फीमेल कोई भी सेक्स भाग नहीं लेता है इसमें। ठीक है, सीधे सीधे समझना है। ठीक है, लेकिन आगे और समझते हैं। करेक्ट, वेन टू पेरेंट अपोजिट सेक्स, है ना, यानी कि जब दो पेरेंट हो उसमें अपोजिट सेक्स हो, ठीक है, पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि कह रहा है कि जब क्या हो कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल दो सेक्स हो और उनमें बनने वाला जो गैमिट है उनका फ्यूजन होता है। मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों फ्यूज होते हैं। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दोनों चीज़ों को मैं एक बार और समझाता हूँ, है ना। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लो। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है, और वो दोनों ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं पता ही है, अपोजिट सेक्स के होते हैं। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, और दोनों की बॉडी से गैमेट बनते हैं, है ना। एक मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा जिसको स्पर्म कहते हैं। एक जो फीमेल है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी जिसको हम लोग एग या ओवम कहते हैं। दोनों फ्यूज होते हैं और फ्यूजन के बाद है ना जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से क्या बनता है, नया बेबी बनता है ना। तो इस तरह से क्या समझ में आया, इस तरह से ये समझ में आया कि जहां पे दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जहां पे किसी दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत ना हो उसको हम लोग एसेक्सुअल कहेंगे, है ना। तो आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल समझ में आया, रिप्रोडक्शन समझ में आया, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, है ना। आगे और भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अन्य ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आप इतने को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, है ना।